जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर है द्रव्य के समान गुण। क्या देखेंगे? द्रव्य के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। द्रव्य क्या है? द्रव्य, ये नहीं द्रव, द्रव्य के समान गुण। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। द्रव का मतलब क्या होता है? पदार्थ। और वो जो द्रव होता है, द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? क्या होता है? द्रव का मतलब एक होता है लिक्विड। ये जो द्रव्य है ये क्या होता है? पदार्थ होता है। कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान का जो जगह होगा गिरता, जिसका आकार आयतन होता है, वही होता है द्रव, अति पदार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं द्रव्य के विस्तार। इसका विषय विस्तार क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है विषय विस्तार। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे समान परिचय के बारे में, यानी द्रव्य का समान परिचय के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे द्रव की अवस्थाओं, द्रव की अवस्थाएं। उसके बाद देखेंगे द्रव के समान गुण। उसके बाद देखेंगे विरूपण। उसके बाद देखेंगे प्रत्यायन बल। उसके बाद देखेंगे प्रत्यवस्था। उसके बाद देखेंगे प्रणोद एवं दाब के बारे में। ठीक है, यानी द्रव के जो समान गुण है ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था है। ठीक है, अब जो प्रणोद एवं दाब के बाद देखेंगे दाब के प्रकार, जो वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, परम दाब और अवकलन दाब होता है, उसके बारे में देखेंगे। द्रव्यों में दाब, द्रव दाब के नियम, पास्कल का दाब संबंधी नियम, द्रव उत्प्रेक्षण अथवा उत्प्लावन बल के बारे में देखेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे, प्लावन देखेंगे, पृष्ठ तनाव, ससंजक बल और ससंजक बल, केशिकत्व, श्यानता, सीमा वेग, स्टोक्स का नियम, धारा रेखीय प्रवाह और बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, इतना सारे हम लोग आज कवर करेंगे आज के पूरा वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसका द्रव्य का जो उसको देख लेते हैं। अब है कह रहा है द्रव, यानी ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान, मास हो तथा जो स्थान घेरता हो द्रव्य कहलाता है, द्रव अथवा पदार्थ कहलाता है। यानी कह रहा ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो, क्या हो? मास हो, जो स्थान घेरता हो, द्रव अथवा पदार्थ कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना द्रव्य है। यानी कह रहा है द्रव्यमान एवं आयतन जो भी स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, यानी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का मतलब यही होता है द्रव। यानी कह रहा है ब्रह्मांड में जितने सारे, यानी ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, क्या कहलाता है? द्रव अथवा पदार्थ कहलाता है। और द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक वस्तु क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। द्रव्यमान और आयतन युक्त प्रत्येक वस्तु क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, द्रव्य कहलाता है। अब आते हैं आगे, अगला पॉइंट कह रहा है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। यानी कह रहा है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, तथा वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाता है। यानी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का माप क्या कहलाता है? उसका वैल्यूम यानी आयतन कहलाता है। अब जिसमें वस्तु की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई शामिल है, जल, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं द्रव है। यानी कह रहा है जल, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य हैं। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि द्रव्य नहीं है। यानी कह रहा है जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि क्या है? द्रव्य नहीं है। अब द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। क्या है? द्रव्य की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कह रहा है द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कह रहा है द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन कौन होती है? ठोस, द्रव और गैस होती है। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं ठोस के बारे में। सॉलिड जिसे बोलते हैं। ठीक है, ठोस यानी वैसा वस्तु जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है।
यानी वैसा वस्तु जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। यदि ठोस पदार्थ के आयतन एवं आकार में परिवर्तन किया जाए तो उसका विरोध करता है। यानी कह रहा है कोई वस्तु है जिसका आकार और आयतन निश्चित है, लेकिन उसका हम परिवर्तन करेंगे तो क्या करता है? उसका विरोध करता है। ये जो है ये क्या है? ठोस वस्तु है। पेन जो है क्या? ठोस है। इसको तोड़ मरोड़ करेंगे तो क्या करेगा? इसका विरोध करेगा, ये टूटने उठने से बचाएगा। कहेगा कि नहीं तोड़िए, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब उदाहरण है कांच की बोतल, परखनली और कुर्सी आदि। ठीक है। कांच की वो जो बोतल है फिक्स है, अगर उसको तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? चकनाचूर हो जाएगा। परखनली हो गया, जो हम लोग केमिस्ट्री में परखनली यानी करते हैं, यानी टेस्ट करते हैं, आता है, इतना बड़ा होता है। और कुर्सी हो गया, चेयर मार के तोड़ दीजिए तो उसका आयतन का क्या हो गया? वो विरोध करता है। ठीक है। अब है आगे देखते हैं, कह रहा है दूसरा देखेंगे द्रव्य। हम लोग पहले देखेंगे ठोस देखे हैं, अब देखेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य कह रहा है यानी लिक्विड। ठीक है। यानी द्रव अवस्था में वस्तु का आकार निश्चित, यानी द्रव अवस्था में वस्तु का आकार क्या होता है? अनिश्चित, परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। यानी आकार क्या होता है? अनिश्चित, और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध नहीं करती है। यानी कह रहा है कि यानी जो द्रव वस्तु होता है, जो लिक्विड होता है, जैसे कि एक थरिया ले लीजिए, पानी डाल दीजिए, पता चला पूरा थरिया भर पानी हो गया। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो द्रव कहलाता है। ठीक है। जिस पात्र में रखो उसी का वो क्या कहता है? स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका आकार माने ग्रहण कर लेता है। जैसे जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि क्या है? ये सब लिक्विड है, यानी द्रव है। द्रव्य नहीं, द्रव है। ठीक है। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। अब आते हैं गैस के बारे में। गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं वो क्या है? गैस है। कैसे है? चलिए हम लोग पता चलता है गैस यानी 5 लीटर का टंकी हो चाहे 14 लीटर का टंकी हो, दोनों में गैस रखा जाए 5 लीटर तो पूरा टंकी भरा रहता है। ये नहीं कि जाकर पेनी में बैठल है, पूरा टंकी धैले रहता है। ठीक है। यानी कह रहा है गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसका आकार आयतन जितना बड़ा, यानी 1 लीटर गैस हो 14 लीटर टंकी में डाल दीजिए तो पूरा टंकी छिकले रहेगा। ठीक है। यानी गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस जिस पात्र में रखी जाती है उसका आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। यानी गैस को जिस पात्र में रख दीजिए उसी का आकार और आयतन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। जैसे उदाहरण में है वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सब क्या है? यह गैस है। ठीक है। अब है प्लाज्मा अवस्था। कह रहा है यानी प्लाज्मा गैस, प्लाज्मा जो होता है गैस की आयनीकृत अवस्था है। जो प्लाज्मा अवस्था क्या कहलाती है? गैस की आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। यानी कह रहा है प्लाज्मा जो अवस्था है इसमें इलेक्ट्रॉन के जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। प्लाज्मा में गैसों की आयनीकृत अवस्था जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग क्या होती है? बराबर होती है। अब आते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कह रहा है 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन द्रव्य की 5वीं अवस्था की खोज की। कह रहा है 1920 में, कब? 1914 के युद्ध के बाद जब 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्य की 5वीं अवस्था की खोज की, जिसको उन्होंने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा। यानी सत्येंद्र नाथ बोस का इसमें क्या लिया गया? बोस, और अल्बर्ट आइंस्टीन क्या लिया गया? आइंस्टीन। यानी द्रव्य की 5वीं अवस्था यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी क्या नाम दिया गया? बोस यानी कौन है? बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, आइंस्टीन यानी अल्बर्ट आइंस्टीन, और कंडेंसेट नाम दिया गया। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया गया। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब कह रहा है द्रव्य यानी उसके आकार, आयतन और उसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है पदार्थ के गुण। कह रहा है द्रव्य की प्रमुख अवस्था है, द्रव्य की प्रमुख अवस्था है, उसका गुण क्या है? ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है। अब आते हैं आकार में। अगर आकार देखा जाए
ठोस का तो कैसा आकार होता है, इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का कहा जाए इनका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अर्थात द्रव अथवा द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है, यानी द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। गैस जो होता है इनका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये जिस पात्र में रखी जाती है उसका ग्रहण कर लेता है, ये जिस पात्र में रखी जाती है वो क्या कर लेता है, उसी का ग्रहण कर लेता है। अब है आयतन, क्या है आयतन, इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और द्रव क्या होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, यानी द्रव में जो इसका आयतन होता है क्या होता है, निश्चित होता है द्रव में। और गैस में क्या होता है, आयतन यानी आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी गैस में क्या होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है। यह अपने पात्र को संपूर्ण आयतन में विस्तृत कर दे, अपने पात्र को क्या करते हैं, संपूर्ण पात्र में विस्तृत कर देते हैं। ठीक है, अब है बहने का गुण, यानी ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। द्रव में जो ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण होता है, यानी द्रव में कोई चीज द्रव होता है जो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ठीक है, गैस जो होता है ये प्रत्येक दिशा में बहता है। गैस जो क्या होता है, जिधर से खोल दीजिए उधर से निकलना स्टार्ट कर देता है, जिधर से छेद हुआ उधर से निकलना। लेकिन जो द्रव होता है, ठीक है, वो एक ही यानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये नहीं कि पेनी में है तो नीचे में बहेगा, जिधर से छेद करिएगा यानी वो नीचे की ओर, नीचे के छेद किए तो नीचे ओर बढ़ेगा। ये नहीं कि ऊपर में छेद किए तो ऊपर में बहेगा। तो ये बहने का गुण क्या रखता है, नीचे की ओर रखता है। ठीक है, दाब का प्रभाव, यानी ठोस को बहुत कम दबाया जा सकता है, यानी ठोस को क्या किया जाता है, बहुत कम दबाया जा सकता है। इसको है पता चला मशीन से दाब दिया चकनाचूर हो गया, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत कम ना मात्रा में दबाया जाता है। और जो द्रव होता है इनका ठोस अपेक्षाकृत अधिक दबाया जा सकता है, अधिक दबाया जा सकता है। जो द्रव होता है अपेक्षाकृत कुछ अधिक दबाया जा सकता है, लेकिन गैस जो होता है इसको सबसे अधिक दबाया जाता है। गैस को खूब 14 लीटर टंकी में 15 लीटर घुसा देते हैं। ठीक है, दाब के। अब है ऊष्मा का प्रभाव, गर्म करने पर इसमें सबसे कम वृद्धि होती है, यानी ऊष्मा के प्रभाव में, यानी गर्म करने में इसमें सबसे कम क्या होती है, वृद्धि होती है। किसमें, ठोस में। और द्रव जो होता है गर्म करने पर इनके आयतन में ठोस की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है, इनके आयतन में ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक वृद्धि होती है। लेकिन गैस में क्या होता है, गर्म करने पर इनके आयतन में सबसे अधिक विस्तार होता है, यानी गैस में क्या करते हैं, जितना ही गर्म करते हैं उतना ही उसका विस्तार होते जाता है। अब है कणों की गति, ठोस में कणों की गति सबसे कम होती है। ठोस में कणों की गति क्या होती है, सबसे कम होती है। द्रव में कणों की गति अपेक्षाकृत अधिक गतिशील होती है, यानी द्रव में ठोस की अपेक्षा क्या होती है, गतिशील अधिक होती है। और गैस में कणों की गति अणुओं के ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक तथा गतिशील होती है, अधिक तथा गतिशील होती है। गलनांक एवं क्वथनांक क्रांतिक ताप, ठोस का गलनांक निश्चित होता है। ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है। अब है गैस, गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है, निश्चित होता है। अब है अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण, इनके कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं, इनके कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। अब द्रव जो होता है इनके कणों के मध्य कार्यरत अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा प्रबल होती है। क्या होता है, ठोसों की अपेक्षा प्रबल होती है। अब है गैस, गैस यानी गैसीय अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल शून्य अथवा नगण्य होता है। गैसीय अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल शून्य अथवा क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। ठीक है, अब है हिमांक, क्या है, हिमांक के बारे में जानते हैं। हिमांक और घनत्व, इनका हिमांक और घनत्व अधिक होता है। किसका, ठोस का, यानी हिमांक और घनत्व ठोस का अधिक होता है। द्रव का हिमांक एवं घनत्व क्या होता है, ठोसों की अपेक्षा कम होता है। गैसों का हिमांक एवं घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, अब आते हैं द्रव के समान गुण, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के समान गुण या द्रव के समान गुण के बारे में जानते हैं। कह रहा है यानी द्रव के समान गुण, यानी ये 3 प्रकार के होता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था को 2 भाग में बांटा जाता है, विरूपण और प्रत्यास्थ। कौन है, विरूपण और प्रत्यास्थ। और द्रव अवस्था को 5 भागों में, दाब, प्लावन, पृष्ठ तनाव, केशिकत और श्यानता के भागों में, यानी दाब, प्लावन, ये कह दो, प्लावन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत के भागों में बांटा जाता है। गैसीय अवस्था को एक ही भाग में बांटा जाता है, वायुमंडलीय दाब। गैसीय अवस्था एक ही उसका भाग होता है, कौन, वायुमंडलीय भाग। चलिए सबका विस्तार से देख लेते हैं।
सबसे पहले देखेंगे विरूपण, डिफॉर्मिंग। क्या है? डिफॉर्मिंग, विरूपण के बारे में जानते हैं। कह रहा है विरूपण, विरूपण यानी किसी पिंड पर आरोपित, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल उस पिंड के आकार अथवा आयतन में अथवा दोनों परिवर्तन कर सकता है। यानी कह रहा है किसी वस्तु पर कोई हम बाह्य बल उस वस्तु के आकार अथवा आयतन में अथवा दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। पिंड में होने वाले यह परिवर्तन पिंड का विरूपण कहता है। यानी कह रहा विरूपण किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? दबा के कैसे भी चोड़ मरोड़ के क्या करें? उसके परिवर्तन कर दें, उससे हम लोग बोलते हैं विरूपण। क्या कहते हैं? विरूपण बोलते हैं। जिसको तोड़ मरोड़ के जैसे ही उसके परिवर्तन कर देते हैं उसे बोलते हैं विरूपण। विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है। विरूपण जो होता है सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है। विरूपण के कारण ही किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। विरूपण के कारण ही किसी वस्तु के आकार में क्या किया है? परिवर्तन किया जा सकता है। धातुओं से तारों का निर्माण किया जाता है। इन धातुओं से तारों का निर्माण किया जाता है तथा उन तारों की लंबाई बढ़ाई जाती है आदि। ठीक है, इन धातुओं से क्या क्या कहता है? तार बनाया जाता है। धातुओं की लंबाई क्या कहता है? यानी उन तारों की लंबाई बढ़ाई जाती है। किसके? यानी धातुओं से तारों का निर्माण किया जाता है, उनकी लंबाई बढ़ाई जाती है। यही है विरूपण। अब आते हैं प्रत्यायन बल। कौन बल? रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यायन बल के बारे में जानते हैं। कह रहा है यानी जब किसी पिंड को विरूपित करने के लिए उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। यानी कह रहा है जब किसी वस्तु को विरूपित, यानी विरूपित का मतलब जिसका आकार आयतन बदलने के लिए उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने, यानी पिंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने यानी उसका विरोध करने के लिए जो बल लगाया जाता है, यानी विरूपणकारी कर रहा है। यानी विरूपणकारी बल की विपरीत दिशा में पिंड के अंदर एक अन्य बल उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रत्यायन बल कहते हैं। यानी कह रहा है कि कोई वस्तु है उसको सोच रहे हैं उसके आकार में आयतन में परिवर्तन कर दें, ठीक है, लेकिन वो अंदर से भी कोई एक बल लगा रहा है, उसी का जो विरोध कर रहा है उसी को बोलते हैं प्रत्यायन बल। कौन बल बोलते हैं? प्रत्यायन बल। यानी जो खुद अपना स्थिति बनाए रखने का गुण रखता है उसे बोलते हैं प्रत्यायन बल। जो अंदर से भी बल लगाता है उसे बोलते हैं प्रत्यायन। जो दूसरे क्या करे, यानी हम कितना जोड़ लगा रहे हैं लेकिन अंदर से एक बल लगा रहा है कि वो तट से मस नहीं हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यायन बल बोलते हैं। अब आते हैं प्रत्यस्था, इलास्टिसिटी। प्रत्यस्था के बारे में जानते हैं। कह रहा है किसी ठोस पिंड का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। किसी ठोस पिंड का आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है जिसका आकार आयतन ठोस है तो उसका निश्चित ही होगा। ठोस पिंड के आकार एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, यानी उसके आकार और आयतन में बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। यदि किसी पिंड पर यानी यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी उसकी स्थिति में क्या हो जाता है? कोई बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने पर वह पुनः पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति ग्रहण कर लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यस्था गुणांक कहते हैं। यानी कह रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, हम उस पर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। बल लगाने पर क्या हो रहा है? वो अपना आकार आयतन बदल दे रहा है, फिर से अपने पुनः आकार और आयतन में आ जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं प्रत्यस्था यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी यानी प्रत्यस्था स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो इसे कर लेता है तो उस पिंड का यह गुण है, वह प्रत्यस्था कहलाता है। यानी कह रहा है किसी वस्तु का पिंड आकार आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठोस पिंड के आकार या आकृति को परिवर्तित करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि किसी पिंड पर यानी यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने पर पुनः पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो पिंड यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यस्था कहलाता है। यानी पुनः अपनी स्थिति बनाए रखे। जैसे रबड़ हो गया, तान दीजिए, ठीक है, बल लगा दिए, फिर से वो अपनी स्थिति पे आ गया, तो क्या हो गया? वो प्रत्यस्था हो गया। ठीक है, जैसे वे वस्तुएं जो स्वयं आरोपित बाह्य बल हटा लेने पर पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेती है,
पूर्ण प्रत्यास्था यानी परफेक्टली इलास्टिसिटी कहलाती है, यानी पुनः अपने स्थान पर ला लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्था। अब आते हैं प्रतिबल के बारे में। क्या है? प्रतिबल यानी स्ट्रेस के बारे में। कह रहा है पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर, यानी पिंड के एकांक क्षेत्रफल कार्य करने वाले प्रत्यायन बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल कहते हैं। यानी कह रहा है पिंड के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल यानी जिसका एकांक का मतलब होता है बाई में, यानी नीचे वाला भाग, यानी देखिए प्रत्यायन बल बटा क्षेत्रफल, यानी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में कार्य करने वाले प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी माना वस्तु को अनुप्रस्थ काट के एक क्षेत्रफल पर आरोपित बल F है। आरोपित बल क्या है? F है। यानी प्रतिबल बटा, यानी स्ट्रेस बराबर क्या है? प्रत्यायन बल बटा क्षेत्रफल, प्रत्यायन बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तथा बीमा ml-1 t-2 होता है। ठीक है, ml-1 t-2 होता है। ठीक है। अब आते हैं विकृति। क्या है? विकृति के बारे में जानते हैं, स्ट्रेन के बारे में। अब किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में इकाई आयतन में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यानी विकृति किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में प्रति इकाई आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। उदाहरण है L लंबाई के किसी तार को बाह्य बल से खींचने पर उसकी लंबाई में डेल्टा L वृद्धि हो जाए तो विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी E बराबर डेल्टा L बाई L होता है। विकृति मात्रक विहीन राशि है। विकृति कैसा है? मात्रक विहीन राशि है। ठीक है। अब है हुक का नियम। हुक्स लॉ, यानी किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमपाती होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न अनुक्रमपाती होता है। यानी प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, प्रतिबल बटा ई विकृति, जहाँ ई क्या है? नियतांक है। इसे प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। इसे क्या कहा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है। अब है प्रत्यास्था की सीमा। क्या है? प्रत्यास्था की सीमा के बारे में जानते हैं। प्रत्यास्था की सीमा इलास्टिसिटी लिमिट, यानी प्रत्यास्था की सीमा विरूपित अवस्था में किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल का वह अधिकतम मान है जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थ का गुण विद्यमान रहता है। यदि प्रतिबल इन मान पर सीमा से बढ़ जाए तो वस्तु में प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है और वस्तु अस्थायी रूप में विरूपित हो जाती है। यानी कह रहा है कि एक रबड़ ले लीजिए, रबड़ है, ठीक है, उसकी लंबाई ये इतना ही तक बढ़ने का है। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा करते हैं या तो टूट जाएगा या तो यहीं तक रहेगा। तो जहाँ तक उसका लंबाई बढ़ने का गुण है उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था की सीमा बोलते हैं। प्रत्यास्था की सीमा बोलते हैं। यानी कोई स्प्रिंग है, उसको तान दिए, उससे ज़्यादा तानेंगे तो लंबी सीधा तार हो जाएगा, तो उसीलिए क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था की सीमा बोलते हैं। अब आते हैं यंग प्रत्यास्था का गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं। कह रहा प्रत्यास्था की सीमा को भीतर किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल के अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। यानी कह रहा है प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल के अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। यानी कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कह रहा है प्रत्यास्था की सीमा। क्या है? प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल, क्या है? किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति को ए अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होता है। अब स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील रबड़ की तुलना में क्या है? अधिक प्रत्यास्थ होता है। करा स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। कैसे? चलिए देख लेते हैं।
यानी कह रहा है किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में एक नियत परिवर्तन करने के लिए जितना अधिक बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाती है। यानी कह रहा है किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में एक नियत परिवर्तन करने के लिए जितना अधिक बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाती है। यदि समान लंबाई एवं मोटाई समान क्षेत्रफल के स्टील एवं रबड़ के दो तार ले तो उनमें समान लंबाई में वृद्धि के लिए स्टील के तार पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा। उसके भार में क्या होगा, अधिक भार लटकना पड़ेगा। अतः स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। अतः स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। अतः स्टील रबड़ की तुलना में क्या अधिक प्रत्यास्थ है। अब कह रहा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यदि किसी वस्तु को तार के रूप में लेकर बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रत्यायन बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। यानी कह रहा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल यदि किसी वस्तु को तार के रूप में, यदि किसी वस्तु को क्या करें, तार के रूप में लेकर बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यायन बल क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल किससे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी यदि किसी वस्तु के तार के रूप में लेकर बाह्य बल आरोपित करने पर, बाहरी बल, ठीक है, बाह्य बल आरोपित करके उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए, उसकी लंबाई में क्या की जाए, वृद्धि की जाए तो तार एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यायन बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, प्रत्यायन बल बोलते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है। अब है अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यानी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन, यानी वस्तु के एकांक लंबाई यानी एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यहाँ पे डी डेल्टा हो गया, एम जी हो गया, एल हो गया, डेल्टा एल हो गया। ठीक है। अब कह रहा है माना किसी तार की लंबाई L तथा त्रिज्या R है। यदि इसके एक सिरे को दृढ़ आधार R से बांधकर दूसरे सिरे से mg भार लटकाने पर उसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि होती है, तब अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति पर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बाई प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बाई प्रारंभिक लंबाई। ठीक है। अब है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु के अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी कह रहा है प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु के अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन की विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे 20 से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे 20 से प्रदर्शित किया जाता है। अब है माना किसी वस्तु का आयतन भी है, माना किसी वस्तु का आयतन क्या है, भी है तथा इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, ए है तथा जब वस्तु पर F अभिलंब बल लगाया जाता है, जब वस्तु पर F अभिलंब बल लगाया जाता है तो इस बल के कारण वस्तु के आयतन में डेल्टा भी परिवर्तन हो जाता है। डेल्टा भी से क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कह रहा है माना किसी वस्तु का आयतन भी है, ठीक है, तथा इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, ए है तथा जब वस्तु पर F अभिलंब बल लगाया जाता है, F अभिलंब बल लगाया जाता है तो इस बल के कारण वस्तु का आयतन में डेल्टा भी परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है, डेल्टा भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का अभिलंब प्रतिबल यानी F बाई ए होता है, F बाई ए होता है। यानी वस्तु में आयतन विकृति डेल्टा भी बाई भी यानी आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। ठीक है। यानी इसको शॉर्ट में बोलता है यानी B बराबर F बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई भी, यानी B बराबर वी वी बाई ए इंटू डेल्टा भी। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है
आयतन प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आयतन प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आयतन प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तथा इसका बीमीय सूत्र ml-1t-2 होता है। ml-1t-2 होता है। अब आयतन प्रत्यस्थता गुणांक का प्रयोग द्रव तथा गैसीय पदार्थों के संबंध में किया जाता है। आयतन प्रत्यस्थता गुणांक का प्रयोग द्रव तथा गैसीय पदार्थों के संबंध में किया जाता है। आयतन प्रत्यस्थता गुणांक का प्रयोग द्रव तथा गैसीय पदार्थों के संबंध में किया जाता है। ठीक है। दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। दृढ़ता का गुणांक मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। अब प्रत्यस्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु के विरूपण प्रतिबल तथा विरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। यानी कह रहा है प्रत्यस्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु के विरूपण प्रतिबल तथा विरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यानी दृढ़ता गुणांक। ठीक है। यानी विरूपण प्रतिबल बटा विरूपण विकृति। विरूपण प्रतिबल बटा विरूपण विकृति। अब दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है तथा इसका विमीय सूत्र ml-1t-2 होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ml-1t-2 होता है। ठीक है। अब है प्रणोद। प्रणोद एवं दाब। प्रणोद एवं दाब। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर यानी किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। यानी किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद यानी थ्रस्ट कहा जाता है तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। यानी पर यूनिट लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यानी प्रणोद कहें या दाब सेम एक दूसरे का नाम है। प्रणोद या दाब यानी किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल, कोई सतह है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को, सतह के क्षेत्रफल लगने वाले बल को प्रणोद यानी थ्रस्ट कहा जाता है तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है। अब FA यानी दाब बराबर क्या होता है? किसी सतह पर लंबवत आरोपित बल यानी प्रणोद बटा सतह का कुल क्षेत्रफल। किसी सतह पर लंबवत आरोपित बल यानी प्रणोद बटा सतह का कुल क्षेत्रफल यानी P बराबर F/A। P बराबर F/A यानी यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सतह पर 1 न्यूटन का लंबवत बल लगाया जाए तो सतह पर 1 पास्कल अथवा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब आरोपित होता है। यानी कह रहा है यदि 1 वर्ग मीटर क्या है? 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सतह पर 1 न्यूटन का बल लंबवत लगाया जाए तो सतह पर 1 पास्कल अथवा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब आरोपित होता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब क्या होता है? आरोपित होता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे दाब एक अदिश राशि है। दाब कैसा है? एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक पास्कल अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक पास्कल अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। स्पष्ट है कि किसी सतह पर पड़ने वाला दाब उस सतह पर आरोपित लंबवत बल के अनुक्रमपाती तथा सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमपाती होता है। यानी कह रहा है दाब एक अदिश राशि है। दाब कैसा है? एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक पास्कल अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। स्पष्ट है कि किसी सतह पर पड़ने वाला दाब उस सतह पर आरोपित लंबवत बल के अनुक्रमपाती होता है। लंबवत बल के क्या होता है? अनुक्रमपाती होता है तथा सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम यानी सतह के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमपाती होता है। सतह के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमपाती होता है। अब अर्थात यदि सतह के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए बल की मात्रा में वृद्धि एवं कमी की जाए तो सतह पर पड़ने वाला दाब में भी क्रमशः वृद्धि एवं कमी होगी। यानी कह रहा है यदि सतह के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए
यदि सतह के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित कर रखते हुए बल की मात्रा में वृद्धि व कमी की जाए तो सतह पर पड़ने वाला दाब में भी क्रमशः वृद्धि व कमी होगी। इसके विपरीत यदि बल को अपरिवर्तित रखते हुए सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में कमी होगी तथा यदि क्षेत्रफल में कमी की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में वृद्धि होगी। यानी यदि क्षेत्रफल में कमी की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में क्या होगा, वृद्धि होगी। अब है दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग। दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोगों के बारे में जानते हैं। स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती है, ठीक है। यानी कह रहा है दैनिक जीवन में हम लोग दाब का क्या प्रयोग करते हैं, यानी जब हम स्कूल का बैग लगाते हैं तो उसका जो पटिया होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, ताकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाए, अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर कम दाब पड़े और बच्चों के कंधों पर क्या पड़े, कम दाब पड़े, ठीक है। मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर अधिक दाब पड़ता है। जब मनुष्य चलता है तो उसके भूमि पर क्या होता है, अधिक दाब पड़ता है, क्योंकि चलते समय एक समय में सतह पर एक ही पैर लगाया जाता है। यानी जब कोई आदमी चलता है एक बार में एक ही पैर को क्या होता है, आगे बढ़ाता है। यानी एक पैर क्या होता है, हवा में होता है, ठीक है। यानी एक पैर पर बल लगा के अगला पिछला पैर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जबकि खड़े रहने पर भूमि पर अपेक्षाकृत कम दाब पड़ता है। यानी जबकि खड़े रहने पर भूमि पर अपेक्षाकृत कम दाब पड़ता है, क्योंकि तब मनुष्य के दोनों पैर भूमि पर होते हैं। मनुष्य के दोनों पैर क्या होते हैं, भूमि पर होते हैं। अब कह रहा है सुई में कीलों का एक सिरा नुकीला होता है। देखिए वही सुई और जो कील होते हैं उसका एक नुकीला क्या होता है, सिरा नुकीला होता है, ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहे और वे सरलता से कपड़े एवं दीवारों में प्रवेश कर सके। यानी उसका नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि वो क्या करे, दीवार या कपड़ों में क्या हो, आसानी से अंदर चला जाए, इसलिए उसे नुकीला बनाया जाता है। अब है ट्रैक्टरों के टायर चौड़े होते हैं। ट्रैक्टरों के टायर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, जिससे रेतीले एवं दलदली भूमि में ट्रैक्टर द्वारा कम दबाव लगता है। यानी जिससे रेतीले एवं दलदली भूमि में ट्रैक्टरों द्वारा कम दबाव लगता है, अतः वे दलदली व रेतीली भूमि में बिना धसे गति करते हैं। क्या होते हैं, गति कर पाते हैं। अब है इसी प्रकार नुकीली एड़ियों वाले जूतों की तुलना में चपटे जूतों की सहायता से बालू पर चलना आसान होता है। यानी इसी प्रकार नुकीली एड़ियों वाले जूतों की तुलना में चपटे जूतों की सहायता से बालू पर चलना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अब है दाब के प्रकार। क्या है, दाब के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रेशर। वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, परम दाब और अवकलन दाब, यानी 4 प्रकार के होते हैं। यानी दाब कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, परम दाब और अवकलन दाब, ठीक है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडलीय का विस्तार है। यानी 500 किलोमीटर ऊंचा तक क्या है, वायुमंडल का विस्तार है। अब एक किसी स्थान को इकाई क्षेत्रफल यानी एक वर्ग मीटर क्या है, 1 वर्ग मीटर पर उस स्थान से वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ यानी एयर कॉलम का कुल भार उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, उस कुल भार का उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब है वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। यानी वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर एवं नियत नहीं रहता है। यानी वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर एवं नियत नहीं रहता है, बल्कि मौसम एवं ऋतुओं में परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होता है। यानी मौसम में जब परिवर्तन होता है तो उसका भी परिवर्तन वायुमंडलीय यानी 500 है तो उसका भी परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब का मापन पारद बैरोमीटर। क्या है,
मरकरी बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। यानी कहा जाता है वायुमंडलीय दाब का मापन किससे? बैरोमीटर से किया जाता है, सिंपल में, यानी पारद बैरोमीटर से किया जाता है, इसलिए इसे बैरोमीट्रिक दाब भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहता है? बैरोमीट्रिक दाब भी, यानी बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरोमीट्रिक प्रेशर। यानी दाब का मात्रा क्या होता है? दाब किससे नापा जाता है? पारद बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर से नापा जाता है। अब आते हैं समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब यानी 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। यानी कह रहा है 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है, जिसे एक एटीएम एटमॉस्फेयर से व्यक्त किया जाता है। एक एटीएम यानी दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ठीक है, यानी कह रहा है एक एटीएम दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं गेज दाब। गेज दाब के बारे में जानते हैं। गेज दाब समझ रहे हैं? जो ट्रैक्टर टायर में हवा कस के उसका प्रेशर चेक किया जाता है, गेज दाब। यानी गेज दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है। गेज दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष, यानी कोई चीज़ साइकिल में हवा भरल है, ठीक है, उसमें एक मशीन लगा के जो घड़ी खनिया चलते रहता है उसको नापा जाता है, यानी हवा कितना उसमें गया है, उसी को क्या बोलते हैं? गेज दाब बोलते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है गेज दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है। यह किसी निकाय यानी सिस्टम तथा वायुमंडलीय दाब में अंतर को दर्शाता है, यानी वायुमंडलीय दाब के अंतर को दर्शाता है। गेज दाब बराबर होता है निकाय का दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। गेज दाब बराबर क्या होता है? निकाय का दाब माइनस वायुमंडलीय दाब के होता है। ठीक है, यदि किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो यदि किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो दाब का मान धनात्मक तथा यदि वायुमंडलीय दाब से कम है तो ऋणात्मक होता है। यदि किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो यदि किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो गेज दाब का मान धनात्मक तथा यदि वायुमंडलीय दाब से कम है तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। गेज दाब को परम दाब तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर के रूप में भी दर्शाया जाता है। कह रहा है यानी कह रहा है यदि किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तो गेज दाब का मान धनात्मक, यदि वायुमंडलीय दाब से कम होता है तो ऋणात्मक होता है। गेज दाब को परम दाब यानी अब्सोल्यूट प्रेशर तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी पी गेज बराबर PBS माइनस PATM। देखिए यहाँ पे मशीन दिया हुआ है, जैसे कि टायर ओर का जो हम लोग नापते हैं वही है। कह रहा है वाहनों के टायरों में वायु दाब मापने के लिए गेज दाब संकल्पना का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो टायर होता है, ट्रैक्टर ओक्टर, 4 चक्का, बोलोरो, पिकअप, बोलोरो, जो भी हो, टायर के जो उसमें प्रेशर हवा भरा जाता है उसका जो ये चेक करने वाला जो मशीन है, ठीक है, किससे कि उसमें क्या कैसे लगा रहता है, कितना हवा है, कितना उससे ज़्यादा करेंगे तो फट जाएगा। तो उसी का हवा का प्रेशर चेक करने के लिए उसमें क्या होता है? गेज नापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं गेज। ठीक है, अब तथा इसके लिए टायर प्रेशर गेज यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? टायर प्रेशर गेज का उपयोग किया जाता है। यह टायरों के वायु दाब को PSI यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर में इंच में व्यक्त करता है। पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच में क्या करता है? व्यक्त करता है। अब आते हैं परम दाब अब्सोल्यूट प्रेशर। अब आते हैं परम दाब अब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। अब है यानी समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? अधिक होता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें कमी आती है। यानी कह रहा है वायुमंडल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें कमी आती है। वह स्थान जहाँ वायुमंडलीय समाप्त हो जाता है निर्वात कहलाता है। जहाँ वायुमंडल क्या होता है? समाप्त हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? निर्वात कहते हैं। निर्वात में वायुमंडलीय दाब शून्य होता है, यानी निर्वात में वायुमंडलीय दाब क्या होता है? शून्य होता जाता है। इस प्रकार निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है।
अब है निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया परम दाब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। इसे PABS से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है? PABS से प्रदर्शित किया जाता है। अब कर परम दाब का मान वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब का योग होता है। यानी परम दाब का मान वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब का योग होता है। परम दाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। यानी परम दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब होता है। ठीक है। अब अवकलन दाब क्या है? डिफरेंशियल प्रेशर के बारे में जानते हैं। अवकलन दाब यानी किसी एक निकाय के दो बिंदुओं पर दाब के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी अवकलन दाब जो होता है किसी एक निकाय के दो बिंदुओं पर दाब के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दो भिन्न भिन्न स्थानों के मध्य दबांतर यानी प्रेशर डिफरेंस को दर्शाता है। प्रेशर डिफरेंस को क्या करता है? दिखाता है। अब इसका प्रयोग विशेषकर मौसम संबंधी घटनाओं तथा द्रव एवं गैस के दाब परिवर्तन के मापनों में किया जाता है। ठीक है। यानी अवकलन दाब बराबर दबांतर बराबर क्या हो गया? यानी बिंदु ए पर दाब माइनस बिंदु 2 पर दाब। ठीक है। डेल्टा P बराबर P1 माइनस P2। अब आते हैं द्रव्यों में दाब। ठीक है। यानी प्रेशर इन लिक्विड, यानी जब द्रव होता है उसमें कैसे दाब किया जाता है? गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता जाता है। यानी कोई आदमी जितने गहरा जाता है तो उस पर पानी का वेट बढ़ता जाता है। ठीक है। अब एक गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यानी कह रहा है द्रव का घनत्व क्या करता है? गुरुत्वीय द्रव के कारण पड़ने पर यानी गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता जाता है। तो द्रव का घनत्व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण पड़ने वाला दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कह रहा गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता जाता है। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो द्रव का घनत्व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण पड़ने वाला दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब द्रव में किसी बिंदु पर आरोपित कुल बल, तरल में किसी बिंदु पर आरोपित कुल बल बराबर संदर्भ बिंदु पर आरोपित वायुमंडलीय दाब प्लस द्रव का घनत्व गुण है गुरुत्वीय त्वरण गुण है संदर्भ बिंदु से गहराई। ठीक है। यानी कह रहा है रो मैंने तरल, द्रव अथवा गैस के घनत्व को दर्शाता है। रो जो है तरल यानी द्रव अथवा गैस के घनत्व को दर्शाता है। तरल फ्लूइड से आती आस उन पदार्थों से है जिनमें प्रवाह टू फ्लो का गुण होता है। इसलिए इसके अंतर्गत द्रवों एवं गैसों दोनों के सम्मिलित किया जाता है। यानी इसलिए इनके अंतर्गत द्रव एवं गैसों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। अब है द्रव दाब के नियम। द्रव एवं दाब के नियम। किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर आरोपित दाब एक समान होता है। यानी कह रहा है किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर आरोपित दाब एक समान होता है। आरोपित बल क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है। ABCDEF। ठीक है। यानी कह रहा है अब द्रव में डूबे किसी पिंड पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। यानी द्रव में डूबे किसी पिंड पर द्रव द्वारा आरोपित दाब किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। क्या करता है? लंबवत कार्य करता है। ठीक है। अब द्रव का दाब द्रव गहराई एवं घनत्व के अनुक्रमपाती होता है। द्रव का जो दाब होता है
द्रव का दाब द्रव गहराई और घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्या करता है? यह तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पास्कल का दाब संबंधी नियम, पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर, पास्कल के दाब संबंधी नियम। अब कह रहा है गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। यानी गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान कार्य करता है, परंतु गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब एक समान होता है। द्रव का समान क्या होता है? एक समान होता है। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है, परंतु गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब क्या होता है? समान होता है। द्रव का समान क्या होता है? समान होता है। अब जब किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो यह बल बिना क्षय के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। क्या होता है? समान रूप से संचरित होता है। यानी जब भी किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो यह बल बिना क्षय के सभी दिशाओं में क्या होता है? समान रूप से संचरित होता है। समान रूप से क्या होता है? संचरित होता है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट, डाई हाइड्रोलिक ब्रेक एवं डाई हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यह द्रव के उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल, द्रव के उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल, ठीक है। यानी कह रहा है किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। यानी किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया गया यह बल उत्क्षेप बल अथवा उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल कहलाता है। अब वस्तु के जिस बिंदु पर उत्प्लावन बल कार्य करता है, यानी वस्तु के जिस बिंदु पर उत्प्लावन बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन केंद्र यानी सेंटर ऑफ बेयोंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ बेयोंस फोर्स कहा जाता है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कह रहा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है, यानी जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी होती है। उसके भार में क्या होता है? प्रत्यक्ष कमी होता है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत यानी कह रहा है पहला, किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व, यानी ठोस का वायु में भार बटा जल में ठोस के भार में कमी, ठोस का वायु में भार बटा जल में ठोस के भार में कमी किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व कहलाता है, ठीक है। यानी दूसरा कह रहा है किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व, यानी द्रव में ठोस के भार में आई कमी, द्रव में ठोस के भार में आई कमी बटा जल में ठोस के भार में आई कमी। अब आते हैं घनत्व डेंसिटी, पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा केजी पर मीटर की होता है। क्या होता है? केजी पर मीटर की होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अब अपेक्षित घनत्व के बारे में जानते हैं। कह रहा अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका अपेक्षित घनत्व कहलाता है। यानी जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका अपेक्षित घनत्व कहलाता है, ठीक है। यानी जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अब प्रमुख पदार्थों के अपेक्षित घनत्व तथा घनत्व। कह रहा है प्रमुख पदार्थों के अपेक्षित घनत्व तथा उसका घनत्व के बारे में देखते हैं। कह रहा है द्रव्य पदार्थ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के सापेक्ष अपेक्षित घनत्व, घनत्व केजी में मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। यानी कह रहा है अभी ये
4 डिग्री पर, ये है केजी में, केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठोस में जान लेते हैं। ठोस में सबसे पहले सोना 93.9, 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है 93.9, सॉरी 19.3, और घनत्व क्या है 19.3 गुना 10 का पावर, ये 3 नहीं होगा, क्या होगा 19.3 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठोस में चांदी आते हैं। चांदी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के सापेक्ष अपेक्षित घनत्व 10.5 होता है। ठीक है, अब वहीं के घनत्व केजी में 10.5 गुना 10 का पावर 3, यानी 1000 से गुना कर दीजिए। वहीं तांबा का 8.9, ठीक है, पानी के सापेक्ष अपेक्षित घनत्व, वहीं घनत्व केजी में 8.9 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब है सीमा। सीमा में 11.3 पानी के सापेक्ष अपेक्षित घनत्व, और वही है इसका थी कितना है घनत्व, यानी 11.3 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। बर्फ का कितना होता है 0.9, और वहीं कितना है 0.9 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आता है ठोस में। ठोस होगा द्रव में। द्रव के बारे में, द्रव यानी शुद्ध जल का कितना अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री पर 1 है, और वहीं केजी 1 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। द्रव में समुद्री जल में 1.03 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, और वहीं कहा जाता है 1.03 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। केरोसिन तेल में 0.8 है 4 डिग्री पर, वहीं कहा जाए तो 0.8 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। पारा का 13.6 पानी के सापेक्ष 13.6 है, और वहीं का है केजी में तो 13.6 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ग्लिसरीन में 1.26 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व के सापेक्ष, और वहीं का है इसमें 1.26 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सब जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके मीटर क्यूब में। अब आते हैं गैस। गैस के बारे में जानते हैं हम। गैस किसके बारे में, गैस। क्या है गैस, कर है गैस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है एक डिग्री पानी के सापेक्ष जल के सापेक्ष, और वही है यानी 0.090 ग्राम लीटर क्या है पर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब। वायु में 14.37 यानी इसमें ग्राम लीटर हो जाएगा 1.293 ग्राम लीटर। नाइट्रोजन जो हो जाएगा 13.90 यानी 1.251 ग्राम लीटर। ऑक्सीजन जो है 15.88 1.429 ग्राम लीटर। हीलियम जो है पानी से 1.9 और 0.178 ग्राम लीटर। ठीक है, ये सब तो क्या थे गैस है। अब आते हैं प्लावन के बारे में। प्लावन, प्लावन है फ्लोटेशन, यानी प्लावन, प्लावन से ही पता चलता है यानी उठा हुआ पानी में डूबा, कोई चीज़ डूबा हुआ हल्का प्रतीत होता है किसके कारण, प्लावन के कारण, फ्लूटेशन के कारण। यानी किसी वस्तु के, ये प्लावन सॉरी दूसरा है, यानी किसी वस्तु के द्रव में तैरने की गुण प्लावन। अच्छा हाँ वही है, यानी पानी में उठा हुआ को क्या कहते हैं प्लावन कहते हैं, यानी तैरने का गुण को क्या बोलते हैं प्लावन कहते हैं। तैरते हुए द्रव पर मुख्यतः निम्नलिखित 2 बल कार्य करता है। कौन कौन, वस्तु का भार, द्रव का उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल। वस्तु का भार, ठीक है, और द्रव का उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल दोनों कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला करा है W बड़ा होगा W1 से, W बराबर होगा W2 से दूसरा में। तीसरा करा है W छोटा होगा W1 से। चलिए तीनों का इक्वेशन देख लेते हैं। कह रहा है पहला, यानी W बड़ा होगा W1 से। क्यों, यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाया गया द्रव के भार से अधिक हो अर्थात W बड़ा है W1 से, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा पूर्णतः डूब जाएगी। यानी करें यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से क्या हो, भार से अधिक हो, तो W1 जो होगा W बड़ा होगा W1 से, तो इस स्थिति में वस्तु द्रव में क्या हो जाएगा, पूर्णतः डूब जाएगी। दूसरा करें यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से, ठीक है, यानी द्रव यानी पदार्थ के भार से द्रव
पदार्थ नहीं, द्रव यानी लिक्विड के भार के बराबर हो, अर्थात W बराबर W1 है, तो इस स्थिति में वस्तु द्रव के ऊपर तैरेगी। दोनों बराबर उसका घनत्व है तो क्या हो गया, उसके ऊपर तैरेगी। ठीक है। अब ये तीसरा कह रहा है, यानी जब वस्तु का भार उस पर लगाने पर, जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम हो, जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से क्या हो, कम हो, अर्थात W बड़ा है W छोटा है W1 से हो, तब परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है। इस स्थिति में वस्तु का कुछ भाग द्रव के अंदर आता है, कुछ भाग क्या होता है, द्रव के अंदर आता है, तथा कुछ भाग द्रव के ऊपर आता है, अर्थात वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। ठीक है, यानी आधा भाग क्या होगा, पानी के अंदर, आधा भाग ऊपर होगा। कब, जब वस्तु क्या हो, द्रव से अधिक हो। अब है मित केंद्र। क्या है मित केंद्र, मेटा सेंटर, यानी मित केंद्र वह सैद्धांतिक बिंदु यानी थ्योरेटिकल पॉइंट है, यानी मित केंद्र वह थ्योरेटिकल पॉइंट है जहां पर वस्तु के उत्प्लावन केंद्र सेंटर ऑफ बुयांसी भी तथा गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा वस्तु के विस्थापन, झुकाव अथवा मुड़ने के दौरान निर्मित नए गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हो गया समान अक्ष, ये हो गया मास, ये हो गया ग्रेविटी, ये हो गया बाउंस फोर्स। ठीक है, यम हो गया मित केंद्र, जी हो गया गुरुत्व केंद्र और बी हो गया उत्प्लावन बल। ठीक है, मित केंद्र ऊंचाई, यही इसका फिगर से बता रहा है। अब ठीक है, अब आते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के बारे में। कर रहा द्रव को बर्तन, क्या है, पृष्ठ तनाव, यानी द्रवों को बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी पृष्ठ तनाव जो होता है, यानी कह रहा है द्रवों को बर्तन में रखने पर क्या करते हैं, वो बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है। जिसकी सतह पर क्या होता है, कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अब किसी द्रव का पृष्ठीय तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई यानी 1 मीटर पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। यानी पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। ठीक है, यानी बल बटा लंबाई, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। यदि द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धि मिलाया जाए तो तब द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यानी अशुद्धि मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और यदि अघुलनशील मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। उदाहरण है जल में अल्कोहल मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में अगर अल्कोहल मिला देते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं ससंजक बल एवं असंजक बल, सासंजक बल और असंजक बल। ठीक है, कोहेसिव फोर्स एंड एडिटिव फोर्स। ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल। अब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल होता है। जल के अणुओं के मध्य क्या होता है, परस्पर आणविक बल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ससंजक बल कहते हैं। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी जो कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसी के अंदर जो अंदर में बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं, ससंजक बल कहते हैं। जल के अणुओं के मध्य भी क्या होता है, पारस्परिक आकर्षण बल होता है। अब भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। इन भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को भी क्या कहता है, असंजक बल कहते हैं। जैसे शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल, यानी कह रहा है शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य
पारस्परिक आकर्षण बल। ठीक है, यानी कोई चीज़ लिक्विड, कोई शीशा का बर्तन डालिए, उसे गिराइए, पता चलता है कुछ ऐसा लिक्विड होता है, उसी में चिपकते जाता है। ठीक है, तो वो जो बल लगा रहा है उसी को क्या असंजक बल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है पृष्ठ तनाव के उदाहरण, यानी ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है। यानी कह रहा है ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण आसानी से जीभ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। जीभ पर क्या होता है, फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगने लगता है। और अधिक क्या लगने लगता है, स्वादिष्ट लगने लगता है। अब है समुद्री लहरों को शांत करने हेतु उन पर तेल डाल दिया जाता है। यानी समुद्री लहरों को शांत करने के लिए उस पर क्या डाल दिया जाता है, तेल डाल दिया जाता है, क्योंकि इससे जल के अणुओं का संसंजक बल क्षीण हो जाता है। क्योंकि इससे जल के अणुओं का संसंजक बल क्या होता है, क्षीण हो जाता है, जिससे सतह का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जिससे सतह का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है और लहरें शांत हो जाती है। और लहरें क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। लहरें शांत हो जाती है। अब आते हैं मच्छर को मारने के लिए स्थिर जल में मिट्टी का तेल डाला जाता है। यानी मच्छर को मारने के लिए स्थिर जल में क्या डाला जाता है, मिट्टी का तेल डाला जाता है, जिससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जिससे जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है और उसमें उपस्थित मच्छर के लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। और उसके उपस्थित मच्छर के जो लार्वा होते हैं, अंडा होते हैं, वो पानी में डूब के क्या होते हैं, मर जाते हैं। कभी कभी देखे होंगे नाली उली में मिट्टी के तेल डाल दिया जाता है ताकि वो क्या हो, मच्छर ना पनपे। ठीक है, अब है सेविंग ब्रश का काक जल से बाहर निकालने पर उस पर जल की एक परत बन जाती है और जल के पृष्ठ तनाव के कारण ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। यानी कह रहा सेविंग ब्रश काक जल के बाहर निकालने पर उस पर एक जल की एक परत बन जाती है और जल के पृष्ठ तनाव के कारण ब्रश को बाल क्या कहते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। बल क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। अब है साबुन तथा अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, इसलिए वे रेशे में गहराई तक जाकर कपड़ों को अच्छे से साफ कर देते हैं। साबुन तथा अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन तथा अपमार्जक जो होते हैं जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसलिए वे रेशों में गहराई तक जाकर कपड़ों को अच्छे से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। कपड़ों को अच्छे से साफ कर देते हैं। अब है वर्षा एवं उसकी बूंदों का गोला आकार। यानी वर्षा एवं उसकी बूंदों को गोलाकार जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। वर्षा एवं उसकी बूंदों का गोलाकार जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है तथा पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में तैराई जा सकती है। यानी तथा पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में क्या होता है, तैराई जा सकती है। ठीक है, अब एक केशिकत्व कैपिलरिटी, केशिकत्व के बारे में जानते हैं। केशिकत्व कैपिलरिटी। अब है द्रव द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को ही केशिकत्व कहा जाता है। द्रव द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, केशिकत्व कहा जाता है। केश नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना केश नली की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाता है, केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केशिकत्व के उदाहरण जानते हैं। कह रहा है खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाती है। खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केश नलियाँ क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिससे नीचे का पानी केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़कर वाष्प में परिवर्तित नहीं होता और मिट्टी की नमी बनी रहती है। मिट्टी की नमी क्या होती है, बनी रहती है। कह रहा है खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाती है, जिससे नीचे का पानी केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़कर वाष्प में परिवर्तन नहीं होता और मिट्टी की नमी बनी रहती है। मिट्टी की नमी क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, अब है स्याही में क्या है, स्याही में डुबो कर लिखने वाले पेन की नीब की नोक के मध्य एक लंबा कटा हुआ भाग एक केश नली की तरह कार्य करता है।
पेन को स्याही में डुबोने पर कुछ स्याही किस नली में चढ़ जाता है। यानी कह रहा है, यानी एक भाग जो किस नली किस कार्य करता है, जो पेन की स्याही में क्या करता है, डुबोने पर कुछ स्याही किस नली में चढ़ जाती है, जिससे कुछ देर तक क्या होता है, लिखना संभव हो पाता है। यानी जिससे कुछ समय तक क्या होता है, लिखना संभव हो पाता है। अब है लालटेन में मिट्टी का तेल धागे के मध्य बनी किस नलियों द्वारा ऊपर चढ़कर जलता है। यानी लालटेन में अगर मिट्टी का जो तेल होता है धागे के मध्य बनी किस नलियों के द्वारा क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़कर जलता है। इसी प्रकार मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम मोमबत्ती के भीतर लगे धागे के मध्य बनी किस नलियों से ऊपर चढ़कर जलता है। ठीक है, यानी मोमबत्ती जो जलता है उसमें जो क्या होता है, मोम धीरे धीरे जलते रहता है और धागा धीरे धीरे वो नीचे पिघलता रहता है। ठीक है, चढ़कर जलता है। अब स्याही सूखने में प्रयुक्त सोखता कागज में बना सरंध्र कोशिकत्व के प्रक्रिया द्वारा स्याही सूखने का कार्य करता है। स्याही सूखने में प्रयुक्त सोखता कागज में बने रंध्र कोशिकत्व के प्रक्रिया द्वारा स्याही का सूखने का कार्य करता है, स्याही का सूखने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा निप पेन हो गया। अब है श्यानता के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं। श्यानता कह रहा है, यानी द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है। श्यानता बल किसे कहते हैं, द्रव की किन्हीं यानी लिक्विड की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है। एवं द्रव का अपनी विभिन्न परतों में होने वाला सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण श्यानता कहलाता है। ठीक है, एक आदर्श तरल अथवा द्रव यानी आइडियल फ्लूइड और लिक्विड का श्यानता शून्य होती है। यानी कहा जाता है कि तेल और पानी मिलाते हैं, एक दूसरे क्या होता है, अलग अलग होता है, तो एक दूसरे का विरोध करने वाला जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, श्यानता कहते हैं। श्यानता के कारण अणुओं के मध्य संसंजक बल का होना है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। द्रवों का ताप में वृद्धि होने पर उनकी श्यानता घटती है। क्या होती है, श्यानता घटती है, जबकि गैसों का ताप बढ़ने पर उनकी श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, श्यानता के उदाहरण जान लेते हैं। कह रहा है, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल अपने आप स्थिर हो जाता है। यानी हम क्या करते हैं, बाल्टी का पानी को खूब भर देते हैं, आप पानी को हिला देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो छोड़ देने पर फिर वो अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कह रहा है, जल की श्यानता यानी वायु से अधिक होती है। जल की श्यानता वायु से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना सरल होता है। यानी कह रहा है, जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, इसलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना क्या होता है, आसान होता है, सरल होता है। ठीक है, अब है श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता गुणांक के बारे में जानते हैं। श्यानता गुणांक कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका यह सही मात्रक केजी पर मीटर सेकेंड है तथा एक अन्य मात्रक पॉइज है। एक अन्य मात्रक क्या पॉइज है, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया था, ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका बीमा ml-1t-1 होता है, यानी एक पॉइज बराबर 1/10 kg पर मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, अब है सीमांत वेग के बारे में, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। सीमांत वेलोसिटी कह रहा है, जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम गैस अथवा द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरती है। जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम यानी गैस अथवा द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वस्तु पर मुख्यतः दो दिशाओं में बल कार्यरत होते हैं। गुरुत्व बल वस्तु की गति की दिशा में तथा माध्यम का श्यानता बल उत्प्लावन बल वस्तु की गति को विपरीत दिशा में लगता है। यानी कोई चीज़ ऊपर से द्रव में गिरती है तो एक बल तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है और नीचे की ओर गिरता है, और उसमें जब अंदर मध्य बल जो होता है, जब पानी डूबने जाता है तो उसमें अंदर में कौन बल लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, विपरीत दिशा में उत्प्लावन बल लगता है। अब है प्रारंभ में वस्तु का वेग गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में
बढ़ता जाता है। यानी प्रारंभ में वस्तु का वेग गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में क्या होता है, बढ़ता जाता है, परंतु समय के साथ माध्यम का श्यान बल भी बढ़ता है। यानी परंतु समय के साथ माध्यम का श्यान बल भी क्या होता है, बढ़ता है, और अंततः श्यान बल एवं उत्प्लावन बल का योग गुरुत्व बल के समान हो जाता है। अतः श्यान बल एवं उत्प्लावन बल का योग गुरुत्व बल के क्या होता है, समान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वस्तु का त्वरण शून्य हो जाता है। वस्तु का त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और वस्तु एक नियत वेग से गिरने लगती है। और वस्तु एक नियत वेग से क्या होने लगती है, गिरने लगती है। यही वेग उसका सीमांत वेग कहलाता है। यही वेग उसका क्या कहलाता है, सीमांत वेग कहलाता है। अब सीमांत वेग प्राप्त करने की प्रक्रिया, सीमांत वेग प्राप्त करने की कुछ प्रक्रिया देख लेते हैं। वस्तु को मुक्त रूप से गिरने से पहले की स्थिति, भार यानी W बराबर mg, वेग बराबर 0, खिंचाव बल यानी FD बराबर 0। यानी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के त्वरणशील वस्तु, ये हो गया भार FD यानी W mg, यानी त्वरण में वृद्धि होने के कारण खिंचाव बल में भी वृद्धि होती है। यानी वस्तु द्वारा सीमांत वेग प्राप्त करने की स्थिति में FD यानी भार बराबर क्या होगा, W बराबर mg, खिंचाव बल श्यान बल प्लस उत्प्लावन बल का मान गुरुत्व बल के बराबर हो जाता है, इसलिए त्वरण 0 होता है। ठीक है। अब कह रहा है स्काई ड्राइवर वायुयान से कूदने के बाद अत्यधिक तीव्र वेग से नीचे की ओर आते हैं। स्काई ड्राइवर वायुयान से कूदने के बाद अत्यधिक तीव्र वेग से नीचे की ओर आते हैं। स्काई ड्राइवर जो होते हैं, स्काई ड्राइवर वायुयान से कूदने के बाद अत्यधिक तीव्र वेग से क्या होते हैं, नीचे की ओर आते हैं। कुछ समय पश्चात अपने वेग को कम करने के लिए वे पैराशूट खोलते हैं। यानी कुछ समय पश्चात अपने वेग को कम करने के लिए क्या करते हैं, पैराशूट को खोलते हैं, जिससे गुरुत्व बल के विरुद्ध खिंचाव बल का मान बढ़ जाता है। जिससे गुरुत्व बल के विरुद्ध खिंचाव बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उनका सीमांत वेग कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उनका सीमांत बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आते हैं स्टोक्स का नियम। क्या है, स्टोक्स का नियम देखते हैं। स्टोक्स का नियम यानी कह रहा है किसी तरल माध्यम में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए गोले अथवा अन्य वस्तु पर माध्यम की सतहों द्वारा आरोपित श्यान बल का मान उस गोले की त्रिज्या यानी तरल की श्यानता तथा सीमांत वेग पर निर्भर करता है। सीमांत वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से दर्शाया जा सकता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से क्या किया जाता है, दर्शाया जा सकता है। अब यानी वस्तु पर आरोपित श्यान बल यानी 6 पाई गुने तरल की श्यानता गुने गोले की त्रिज्या गुने सीमांत वेग, F बराबर 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू भी, यानी F बराबर क्या, 6 पाई ईटा आर भी। ठीक है। अब धारा के रेखीय प्रवाह स्ट्रीम लाइन फ्लो, कोई नाव होता है धारा के प्रवाह के हिसाब से चलता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। धारा रेखीय प्रवाह कह रहा द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ में गुजरते हैं। यानी कह रहा है कोई द्रव है एक ही रास्ते से गुजर रहा है, यानी धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी एक ही पथ से गुजरने वाला जो द्रव होता है उसी को क्या धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार के प्रवाह में द्रव कोणों के चलने के मार्ग धारा रेखा कहलाता है। यानी इस प्रकार के प्रवाह में द्रव कोणों के चलने का मार्ग धारा रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा रेखा कहलाता है। अब धारा रेखीय प्रवाह के अंतिम वेग के बाद प्राप्त वेग क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। अर्थात यदि धारा का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाए तो तब द्रव कोणों की गति क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिंग जैंग हो जाती है। इसे क्रांतिक वेग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तब इसका प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तब इसका प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है, तथा यदि द्रव प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है। यानी कह रहा है द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तब इसका प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है, तथा यदि द्रव प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो
तो उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? श्यानता पर निर्भर करता है। बर्नौली प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। चलिए देखते हैं बर्नौली का थ्योरम। कह रहा है जब कोई अश्यान बल द्रव नॉन विस्कोसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, यानी जब कोई अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। यानी कह रहा है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। ऊर्जा कैसी रहती है? नियत रहती है। अब कह रहा है धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित रहते हुए आदर्श द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक होता है। यानी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित रहते हुए आदर्श द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक होता है। यानी P प्लस 1/2 P रो भी स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक होता है। ठीक है, यानी P बराबर द्रव का दाब, रो बराबर द्रव का घनत्व, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, H बराबर द्रव की ऊंचाई है। अब कह रहा है यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है। द्रव का दाब क्या हो जाता है? बढ़ता है तो उसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यदि वेग बढ़ता है तो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेग बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है। बर्नौली प्रमेय के व्यवहारिक उदाहरण कुछ है, देख लेते हैं। बर्नौली प्रमेय, ठीक है, यानी क्रिकेट गेंद का स्विंग होना। क्रिकेट गेंद का क्या होना? स्विंग होना। यानी जब गेंद तेजी से फेंकते समय उसे घुमा दिया जाता है, यानी जब गेंद को तेजी से फेंकते समय उसे घुमा दिया जाता है तो घूमती हुई गेंद एक और वायु में अवरोध उत्पन्न करती है। वायु में क्या करती है? एक अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे वायु का वेग कम हो जाता है। जिससे वायु का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि दूसरी ओर अधिक वेग अधिक रहता है, और जबकि दूसरी ओर क्या होता है? अधिक वेग रहता है। जिस ओर वेग कम हो जाता है, जिस ओर वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वहाँ दाब बढ़ जाता है। वहाँ क्या हो जाता है? दाब बढ़ जाता है और गेंद हवा में दूसरी ओर स्विंग हो जाती है। और हवा और क्या है? दूसरी ओर स्विंग हो जाती है। अब कह रहा है तेज आंधी में टीन शेड का उड़ना। तेज जब आंधी आती है तो टीन शेड का उड़ना है। तेज आंधी में टीन के ऊपर वायु का वेग अधिक हो जाता है। तेज आंधी में टीन के ऊपर वायु का वेग क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, जिससे टीन की ऊपरी सतह पर वायु दाब कम हो जाता है। जिससे टीन की ऊपरी सतह पर वायु दाब क्या हो जाता है? जिससे टीना उड़ जाता है। ठीक है, अब है परंतु टीन के नीचे का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और नीचे का जो वायुमंडलीय होता है वायुमंडलीय दाब जो कहा था अधिक बराबर होता है जो टीन की ऊपरी सतह के वायु दाब से अधिक होता है। इस दबांतर के कारण टीन शेड आंधी में क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इस कारण टीन का शेड क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम। यानी कह रहा है तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जो जोखिम होता है, क्यों होता है? चलिए उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है जब रेलगाड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो अपने आगे की वायु पर दाब डालती है। अपने आगे की वायु पर क्या करती है? दाब डालती है, और पीछे की ओर खाली स्थान छोड़ देती है। पीछे की ओर क्या छोड़ देती है? खाली स्थान छोड़ देती है, जिससे परिणामतः ट्रेन के समीप कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जिससे ट्रेन के समीप कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य प्लेटफॉर्म के समीप ट्रेन के किनारे खड़ा हो तो गाड़ी से दूर स्थित अधिक दाब वाली वायु मनुष्य को कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर ढकेलती है। कम वायुदाब वाली क्षेत्र की ओर ढकेलती है, जिससे मनुष्य के गिरने का भय होता है। अब है तीव्र वेग से गतिमान होकर वायुयान का रनवे से ऊपर उठना भी वायुयान की निचली सतह एवं ऊपरी सतह में दबांतर के कारण संभव होता है। यानी तीव्र वेग से गतिमान होकर वायुयान का रनवे से ऊपर उठना भी वायुयान का निचला सतह एवं ऊपरी सतह में दबांतर के कारण संभव होता है। ठीक है,
अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के यानी जल के पृष्ठ तनाव के कारण। यानी कह रहा है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार में आ जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे पृथ्वी पर गिर जाती है। ठीक है, यानी वर्षा की बूंदें क्या होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट से किसका संकेत है? यानी अगर वायु दाब में जो पाठ्यांक होता गिरावट हो रही है तो किसका संकेत हो रहा है? मौसम तूफानी होना। क्या होना? मौसम तूफानी होना। अगर वही गिरावट ना होकर उगर ऊपर उठे, तेजी से ऊपर उठ गया तो मौसम साफ हो गया और धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होगा। ठीक है, और मौसम बदलाव युक्त होगा। ठीक है, अब व्याख्या यानी वायु दाब मापी का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा का होना है। यानी उसका जो पाठ्यांक है धीरे धीरे क्या होता है? नीचे गिरता है तो वर्षा होने का संभावना है। ठीक है, अब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठने पर साफ मौसम होता है। धीरे धीरे हो रहा है तो क्या रहा है? मौसम साफ हो रहा है। ठीक है, तथा पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो मौसम में तूफानी आंधी युक्त होने की संभावना है। यानी तेजी से पाठ्यांक नीचे गिरता है तो क्या है? तूफानी होने की संभावना है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है होने के कारण ही बुलबुला स्वतः फूट जाता है, फूटता नहीं है, स्वतः फूटता नहीं है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाए तो बुलबुला तुरंत फूट जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? तुरंत अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो फूट जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर कुछ ऊपर उठ जाता है। यानी कह रहा है जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका कुछ स्तर क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब व्याख्या यानी समुद्री जल का घनत्व नदी जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज का स्तर उठ जाता है। यानी कह रहा है समुद्री जल का घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज का स्तर क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। किसके कारण? केशिकत्व के कारण। लैंप में जो बत्ती होता है उससे तेल जो ऊपर चढ़ता है किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है बर्फ पिघलने से। अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी बर्फ पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव है? आयतन घटता है। यानी बर्फ जब तक जमा है तब तक वो ज़्यादा आयतन हो, पिघल जाएगा तो वो कम हो जाएगा। कभी सुने हैं कि जब भर का बोतल है, ठीक है, उसमें फ्रिज में बंद कर दीजिए, जब वो अगर बर्फ बनता है तो वो फट जाएगा। वहीं थोड़ा सा उसमें कम रखिएगा तो वो क्या लेगा? पूरा आयतन पकड़ लेगा। ठीक है, अब जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कह रहा है यानी आकार बढ़ जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब पानी के अंदर दाब से कम होता है। वायुमंडलीय दाब पानी के अंदर के दाब से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यानी बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। बादलों में वायुमंडल के तैरने का घनत्व क्या कारण है? कम घनत्व। अब कोई नाव जल में नहीं डूबेगी।
यदि वह पानी हटाती है अपने किस भार के बराबर। कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। यानी आर्किमिडीज के उत्प्लावन सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल विस्थापित करता है तो वो क्या होगा, जल में तैरती रहेगी। जल में क्या करेगा, तैरता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, पूर्ण प्रत्यस्था वस्तु है, क्या है, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण प्रत्यस्था वस्तु है, कौन है, यानी कह रहा है विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्ण प्रत्यस्था कहा जा सके, परंतु क्वार्ट्ज की प्रत्यस्था ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक है। लेकिन क्वार्ट्ज की प्रत्यस्था ज्ञात पदार्थों में क्या है, सर्वाधिक है। किसमें क्या है, सर्वाधिक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है यदि किसी तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबाया जाता है तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है। ऐसा किस कारण संभव होता है, किस कारण होता है, किसिकत्व के प्रभाव के कारण। किसके कारण, किसिकत्व के प्रभाव के कारण। अब है अगला क्वेश्चन, कह रहा है गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव क्या होता है, ठंडे सूप से कम होता है। ठंडे सूप से क्या होता है, कम होता है। यानी गर्म सूप पीने से पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि ठंडा सूप कम स्वाद क्या होता है, ठंडे सूप में कम होता है। ठीक है, यानी कोई चीज़ गर्म चीज़ खाइए, जैसे कि खाना होना है, थोड़ा सा गर्म खाना खा रहे हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है। वहीं जो सुबह का खाना दोपहर में खाते हैं तो वो थोड़ा सा स्वादिष्ट में कमी हो जाती है। चलिए कैसा आता है, कह रहा है व्याख्या में, कह रहा है कि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ की अधिक सतह पर फैल जाता है। यानी कह रहा है गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ पर क्या होता है, अधिक सतह पर फैलता है, जिससे यह स्वादिष्ट लगता है। जिससे क्या होता है, यह स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यानी मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यानी गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है, क्यों होता है। ऑप्शन नंबर बी है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। यानी कह रहा है गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। यानी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण, अणुओं में मध्य ससंजक बल। पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, अणुओं में जो ससंजक बल होता है उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि, क्यों है, क्योंकि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि, क्यों है, क्यों है, क्योंकि अधिक विरूपण बल की आवश्यकता होती है। क्योंकि अधिक क्या होती है, विरूपण बल की आवश्यकता होती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये ससुराई क्या हो रहा है, अच्छा ये हो गया, 100 को 100 फुल हो गया।
ठीक है। कह रहा है यानी निम्नलिखित कथनों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? कथन दिया है, इसमें पहला और दूसरा कथन दिया है। कह रहा है पहला, प्रत्यास्थ की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दर्शाता है। ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला और दूसरा कह रहा है, पहला कह रहा है क्वार्ट्ज, फास्फोरस, ब्रॉन्ज लगभग पूर्ण प्रत्यास्थता के वस्तु के उदाहरण है। दूसरा कह रहा है गीली मिट्टी, कीचड़ तथा मोम का टुकड़ा पूर्ण प्रत्यास्थता सुघट वस्तु के उदाहरण है। दोनों सही है, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। कह रहा है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, तो निम्न में से क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? ऑप्शन नंबर ए है, बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी बुलबुले को आवेशित किए जाने से यह फैलेंगे और त्रिज्या बढ़ जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या हो जाती है? घटती है। अब अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। कह रहा है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, पास्कल का नियम। क्या है? पास्कल का नियम है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम है। अब है 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जम पाता है। जो झील जो होता है उसके जो निचला भाग होता है उस पर जल क्या होता है? नहीं जमता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर। कह रहा है जल का अधिकतम घनत्व होता है, कब होता है? 277 केल्विन पर। जल का अधिकतम घनत्व कब होता है? 277 केल्विन पर। अगला क्वेश्चन है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? क्यों तैरती है? जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है और जबकि वह पानी में क्या हो जाती है? डूब जाती है। यानी लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से घनत्व अधिक होता है तथा पारे से कम। पारे से क्या हो जाता है? कम होता है। पारे से क्या होता है? कम होता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी कारण से पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। यानी किस कारण से पानी के बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं? किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? किस क्रिया के द्वारा? केशिकत्व के कारण पहुंचते हैं। यानी पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है? केशिकत्व के कारण पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है श्यानता का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? केवल द्रव्यों तथा गैसों में। श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है? केवल द्रव्यों तथा गैसों में पाया जाता है।
अब है किस यंत्र की सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जा सकती है? किसके द्वारा? वेंटूरी मीटर। किसके द्वारा? वेंटूरी मीटर के द्वारा। किस यंत्र की सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह दर ज्ञात की जा सकती है? वेंटूरी मीटर के द्वारा की जा सकती है। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अब है अगला क्वेश्चन है, जल संचय के लिए बांध डैम तली पर सतह की अपेक्षा मोटा बनाया जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है, अधिक गहराई पर जल का दाब बहुत अधिक होता है। अधिक गहराई पर जल का दाब क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन सही है? केवल दो है। यानी कह रहा है किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, यानी पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यानी पदार्थ का एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है तरंग, गति तथा ध्वनि। अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।